हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन अकाउंटेंसी के अंदर बेटा हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्तियां और आयगत प्राप्तियों के बारे में पढ़ते हैं बेटा पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति इसके अंदर अंतर करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी आगम प्राप्तियां या आयगत प्राप्तियां रिवेन्यू रिसिप्ट जिन्हें कहा जाता है वो हमारी आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो हमारी आती है बैलेंस शीट के अंदर। किसके अंदर आती हैं? बैलेंस शीट के अंदर अंतर्गत आती है। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं स्थायी संपत्तियों में के विक्रय से हमें जो राशि प्राप्त होती है। जब कोई भी स्थायी संपत्ति है, जैसे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, हम उसको बेचने से, फर्नीचर बेच देते हैं, उसको बेचने से हमारे पास जो राशि प्राप्त होती है उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा व्यवसाय का स्वामी है, उसने अतिरिक्त पूंजी व्यवसाय के अंदर लगा दी है कि पहले उसने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, इस बार उसने 1 लाख रुपए पार्टनर ने एक और लगा दिए, 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो वो 1 लाख रुपए भी किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। जब कंपनी की बात होती है तो कंपनी के अंदर जब नए शेयर इशू किए जाते हैं, डिवेंचर इशू किए जाते हैं, उनसे जो प्राप्त राशि होती है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसके अलावा हमने कोई लोन वगैरह लिया है, लोन को लेने से हमारे पास जो राशि आती है वो भी हमारी कौन सी होती है बेटा? लोन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म लोन जो हम लेते हैं उसके द्वारा प्राप्त जो राशि होती है वो भी हमारी क्या होती है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात आती है बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट माल को बेचने से हमारे पास प्राप्त की गई जो कुल राशि जो प्राप्त की है वो हमारी कौन सी होती है बेटा? रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। हमने जो सेवाएं किसी को दी हैं, सेवाओं को प्रदान करने के लिए हमें जो सेवाओं के बदले में जो प्राप्त किया गया, हमने जो कमीशन प्राप्त किया है या फीस प्राप्त की है वो भी किसके अंतर्गत आती है बेटा? रिवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बेटा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड हमें मिलता है, तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? रिवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? वो भी हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बेटा हमारा है खर्च। नेक्स्ट क्या है बेटा? खर्च, जिसे कि हम बोलते हैं बेटा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा है खर्च या एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्च क्या होते हैं बेटा? खर्च संपत्ति, कोई भी संपत्ति, माल या जो बेटा सेवाएं हम प्राप्त करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान। हमने कोई भी माल प्राप्त किया है, ठीक है, या हमने कोई सेवा प्राप्त की है, इसके अलावा हमने कोई संपत्ति खरीदी है, तो उसके लिए हम जो भुगतान करते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? हमारा खर्च कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका अर्थ लाभ प्राप्त करने के लिए क्या? हम लाभ को प्राप्त करने के लिए कोई भी यदि भुगतान करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है बेटा? खर्च कहलाता है। खर्च को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। खर्च के कितने टाइप्स है बेटा? 3 टाइप्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड है बेटा हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता क्या है। पूंजीगत खर्च क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसा खर्च जो हमने स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए हम जो कोई भी भुगतान वगैरह करते हैं बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
या हम स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए या उनके मूल्य के अंदर वृद्धि करने के लिए हम जो कोई भी खर्च करते हैं बेटा, वो हमारा कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आदि, यदि हम इनका क्रय करते हैं या इनका निर्माण करने के लिए किया गया खर्चा क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्च कहलाता है। ऐसा खर्च दीर्घ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं बेटा, वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें लंबे समय तक प्रॉफिट प्रदान करता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? हमें लंबे समय तक लाभ प्रदान करता है। उसके बाद आता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम जो कोई खर्च करते हैं, इसके अंदर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे आए थे परचेज ऑफ एसेट्स, इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा? परचेज ऑफ एसेट्स। अब बात आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा खर्च जिसका पूरा का पूरा लाभ हमें एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर या उसी वर्ष हमें क्या हो जाता है बेटा? लेखांकन अवधि के अंदर हमें प्राप्त हो जाता है। आयगत खर्च कहलाता है। जैसे बेटा माल की लागत, इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा? माल की लागत, जो हमने माल खरीदा उसकी लागत। वेतन, किराया, बिजली, ठीक है, इत्यादि सभी आयगत खर्चे, जितने भी आयगत खर्चे होते हैं बेटा, ये हमारे P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। किसके अंदर लिखे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इनको लिखते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पर लिखते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और किस साइड लिखते हैं बेटा? क्योंकि ये हो गए खर्च, और खर्च को हम किस साइड लिखते हैं? ये कहां पर आता है बेटा? P&L अकाउंट में। किस साइड आता है बेटा? डेबिट साइड। और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे वो हमारे कहां पर आते हैं? बैलेंस शीट में। एसेट साइड। ये आते हैं हमारे बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे आते हैं P&L अकाउंट में, डेबिट साइड। ये खर्चे किसी ऐसी संपत्ति का निर्माण नहीं करते जो लंबे समय तक चलने वाली हो। उसके बाद आता बेटा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उन दोनों के अंदर मुख्य अंतर क्या है बेटा? पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या है? हम स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए करते हैं, जबकि आगम व्यय हम किस लिए करते हैं? जो हमारे दिन प्रतिदिन के जो व्यय होते हैं, संचालन के लिए जो खर्चे होते हैं, उनके लिए संचालन, दिन प्रतिदिन का संचालन का, व्यवसाय का संचालन करने के लिए हम उनके ऊपर जो खर्च करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं बेटा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये व्यवसाय की जो लाभ अर्जन करने की जो क्षमता है उसके अंदर के अंतर्गत क्या करते हैं बेटा? लाभ अर्जन करने की क्षमता में वृद्धि कौन करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है बेटा? जो वर्तमान लाभ अर्जन करने की क्षमता है ना, उसके स्तर को बनाए रखने के लिए, उसके स्तर को बनाए रखने के लिए हम जो खर्च करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा जो है बेटा, उसका जो हमें लाभ है वो बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है। उसका लाभ क्या मिलता है? हमें लंबे समय तक लाभ मिलता है। जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका लाभ हमें 1 साल तक ही, लेखांकन अवधि तक ही हमें उसका लाभ मिलता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं, और जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको P&L अकाउंट में हम कहां पर लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड लिखते हैं। थर्ड हमारा है बेटा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? व्यवसाय में कभी कभी हमें ऐसे व्यय करते हैं बेटा जिनका लाभ हमें आने वाले काफी वर्षों तक मिलता रहता है, ठीक है। जैसे विज्ञापन के व्यय, उनका विज्ञापन के ऊपर हम पहले साल 5, 7, 10 लाख रुपए लगा देते हैं, तो 5, 7, 10 लाख रुपए हमें कब तक प्रॉफिट करते रहते हैं? 4-5 सालों तक हमें क्या करते रहते हैं बेटा? प्रॉफिट प्रदान करते रहते हैं। तो ऐसे जो व्यय होते हैं वो कौन से व्यय होते हैं बेटा? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इनका जब ऐसे जो व्यय होते हैं उनका भुगतान तो हम तब जब हमने किया ना, ये खर्च करते हैं हम, इनका भुगतान तो तभी कर देते हैं, लेकिन इसको क्या है, लाभ हानि खाते में इसको अनुमानित
अनुमानों के आधार पर इसको लाभ हानि खाते में जितने साल तक हमें प्रॉफिट मिलता रहता है उनके आधार पर बांटकर लाभों में से क्या करते हैं रहते हैं बेटा, अपलिखित हम करते रहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या लाभ स्थगित लाभगत व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट ये था अपना बेटा खर्च, ये अपना क्या था, खर्च। अब हम पढ़ते हैं व्यय क्या होता है। अब क्या पढ़ते हैं हम, व्यय। व्यय इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे एक्सपेंसिव। वे थे हमारे एक्सपेंडिचर, ये हमारे एक्सपेंसिव। व्यय ये थे हमारे खर्च या एक्सपेंडिचर। वे क्या होते हैं बेटा, माल तथा सेवाओं को उत्पन्न करने, कोई भी हम माल बनाने लग रहे हैं, माल तथा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए उस पर किया जाने वाला जो व्यय है वो क्या कहलाता है बेटा, उस पर किए उसके माल को उत्पन्न करने के अंदर हमारी जो लागत आती है उस लागत को क्या कहा जाता है बेटा, व्यय कहा जाता है। जो माल को उत्पन्न करने के लिए उसके ऊपर जो लागत आती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, व्यय कहा जाता है। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आगम जो रिवेन्यू है हमारी, क्या है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू आगम को प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तु तथा सेवाओं की लागत, आगम की प्राप्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं की लागत को क्या कहा जाता है बेटा, व्यय कहा जाता है। व्यय में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, विक्रय, जो हमने माल का विक्रय किया है, माल को विक्रय करने के अंदर हमारी जो लागत आती है वो इसके अंतर्गत आती है बेटा। किराया दिया, कमीशन दिया, वेतन दिया, विज्ञापन व्यय दिए, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। संपत्तियों का प्रयोग करने से उनके मूल्य में जो कमी आती है, जो हरासमेंट आती है, जो डेप्रिसिएशन जो हम उसके ऊपर लगाते हैं संपत्ति के मूल्य में, वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, व्यय के अंतर्गत आता है। व्यय एक्सपेंसेस के अंतर्गत ही आता है। इनको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा आय, इनकम। नेक्स्ट हमारा क्या है, आय या इनकम। हमारी आय क्या होती है बेटा, आय और आगम, आय और आगम, रिवेन्यू और जो हमारी आगम है उनके अंदर काफी अंतर होता है। माल के विक्रय से प्राप्त, माल को हमने बेचने से जो कुल राशि प्राप्त हुई है वो क्या कहलाती है बेटा, वो हमारी कहलाती है आगम। उसे तो क्या कहते हैं हम, आगम। और बेचे गए माल की लागत को क्या कहते हैं, जो माल को बेचा है तो उसके ऊपर जो लागत आती है उसे क्या कहते हैं, हमने पिछला जो पढ़ा था व्यय। और जब आगम में से हम व्यय को घटा देते हैं तो हमारी क्या जाती है बेटा, आय या इनकम आ जाती है। आगम में से व्यय घटाकर जो राशि शेष बचती है वो क्या कहलाती है बेटा, व्यय कहलाती, आय कहलाती है। जैसे हमने मान लीजिए, इसका कैसे समझते हैं, मान लीजिए हमने हमारे पास हमने फर्नीचर का माल बना कर तैयार रखा था, हमने फर्नीचर बेचा बेटा 5 लाख रुपए का। कितने का बेचा, 5 लाख रुपए का। लेकिन हमने उसमें उस फर्नीचर को बेचने के दौरान हमारे 1 लाख रुपए क्या हो गए बेटा, खर्च हो गए, व्यय हो गए। व्यय कितनी कर दिया हमने, 1 लाख। यदि हम बात करें इनकम, इनकम कितनी हुई हमारी, इनकम कितनी बेटा, 4 लाख। इस प्रकार आगम में से जब हम क्या कर देते हैं बेटा, आगम तो माल तथा सेवाओं को बेचने से प्राप्त, माल तथा सेवाओं को बेचने से प्राप्त हुई कुल राशि को क्या कहते हैं हम, आगम। और जब आगम में से हम क्या कर देते हैं, व्यय को घटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, आय कहलाती है। तो हमारी क्या कहलाती है, आय। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, बाकी कल अगली नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसके अंतर्गत हम बताएंगे। इसकी जो और टर्म्स बचते हैं उनके बारे में कल वीडियो में देखेंगे। आज तक की वीडियो के अंदर यदि आपको कोई भी समस्या है तो उसके लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।